हेलो फ्रेंड्स, ये ज्योति में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, आज के इस प्रेगनेंसी वीडियो में हम जानेंगे कि लेबर पेन स्टार्ट होने के बाद जब आप हॉस्पिटल जाएंगी तो जनरल वार्ड से लेकर डिलीवरी रूम तक आपके साथ क्या क्या होगा। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक इस चैनल से ये ज्योति को सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे इस चैनल पर आगे आने वाली हर प्रेगनेंसी वीडियो आप देख सकें। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि आपको डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल एकदम समय पर जाना चाहिए। यानी जब आपको लेबर पेन तेज हो रहा हो, आधे घंटे के भीतर 2 से 3 बार अगर आपको लेबर पेन स्टार्ट हो रहा हो, इस समय आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए। ऐसे में होगा ये कि जब तक आप हॉस्पिटल जाएंगी तब तक आपका दर्द और भी ज्यादा तेज बढ़ जाएगा और तब आपको जल्दी ही डिलीवरी रूम में ले जाकर लेबर पेन बढ़ने का एक और इंजेक्शन लग जाएगा और आपकी फटाफट से डिलीवरी करवा दी जाएगी। तो ऐसे में फायदा ये होगा कि आपको जनरल वार्ड में शिफ्ट होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जनरल वार्ड में और भी बहुत सारे डिलीवरी की पेशेंट होती हैं। लेबर पेन होने पर वो काफी ज्यादा चिल्लाने लगती हैं, हाथ पैर इधर उधर मारने लगती हैं। तो उन्हें देखकर आप डरेंगी नहीं। आपको जो दर्द हो रहा होगा वो आप भी महसूस करेंगी और जल्द आपकी डिलीवरी हो जाएगी। लेकिन फ्रेंड्स, बहुत से केस ऐसे होते हैं जहां हॉस्पिटल बहुत दूर होता है, या फिर ऐसे भी केसेस होते हैं जहां घर में समझाने को कोई बड़ा बुजुर्ग नहीं होता है। तो ये सही सलाह दे सके कि आपको डिलीवरी के लिए कब हॉस्पिटल जाना चाहिए, यानी हॉस्पिटल जाने का सही समय आपके लिए क्या होगा। और अगर आपकी डिलीवरी पहली बार हो रही होती है, यानी आप पहली बार गर्भ धारण की होती है, तब तो आपको भी कोई आइडिया नहीं होता है कि लेबर पेन का दर्द कैसे स्टार्ट होगा, कैसे खत्म होगा, कब आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए। हल्के से दर्द पर भी आप बेचैन हो सकती हैं। तो ऐसे में आपको चाहिए कि आप पहले ही हॉस्पिटल चले जाएं, क्योंकि घर में तो आप अकेले ही रहेंगी, लेकिन जब आप हॉस्पिटल पहुंच जाएंगी तो वहाँ नर्स आपकी देखरेख के लिए रहेंगे और वो आपको गाइड करते रहेंगे। तो बात करें कि हॉस्पिटल जाने के बाद जब तक आपकी डिलीवरी ना हो जाए तब तक आपके साथ क्या क्या होता है। तो पहले तो जब आप हॉस्पिटल पहुंचेंगी तो आपको जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा। आप जब भी डिलीवरी के लिए जाएं तो अपने साथ एक लेडीज को जरूर लेके जाएं। जनरल वार्ड में बहुत सी प्रेग्नेंट वुमेन पहले से एडमिट होती हैं, इसलिए उसमें सिर्फ लेडीज को जाना अलाउ होता है। उसमें सिर्फ नर्स जाती हैं, डॉक्टर जाते हैं, या फिर आपके साथ जो भी लेडी गई होंगी वो जाएंगी। जनरल वार्ड में जेंट्स को जाना अलाउ नहीं होता है। जब आपको जनरल वार्ड में शिफ्ट किया जाएगा तो डॉक्टर सबसे पहले आके आपका बीपी चेक करेंगे। बीपी चेक करने के बाद अगर सब कुछ नॉर्मल हुआ तो डॉक्टर आपका फिंगर के थ्रू वेजाइना टेस्ट करेंगे, यानी ये पता लगाएंगे कि आपकी सर्विक्स एरिया का मुंह कितना खुल चुका है और कितना खुलना बाकी है। क्योंकि फ्रेंड्स, नॉर्मल डिलीवरी के लिए सर्विक्स एरिया का मुंह 10 सेंटीमीटर तो खुलना बहुत जरूरी होता है। तो ऐसे में अगर 1 से 2 इंच या 3-4 इंच आपके सर्विक्स एरिया का मुंह खुल चुका है तो डॉक्टर आपको पेन बढ़ने का इंजेक्शन लगाएंगे या फिर दवा भी देंगे। और हर थोड़े देर में डॉक्टर आकर फिंगर के थ्रू आपका वेजाइना चेक करेंगे कि आपका सर्विक्स एरिया का मुंह कितना खुल चुका है और कितना खुलना बाकी है। इसी बीच जब डॉक्टर आपका फिंगर टेस्ट करके जाएंगे तो वो आपको बोलेंगे कि आप जितना ज्यादा हो सके रूम में टहलें, क्योंकि टहलने से बॉडी में गर्मी आती है। बच्चा पेट के ऊपरी हिस्से को छोड़कर बहुत ही जल्दी नीचे की तरफ सरकता है और नीचे की तरफ आने के कारण वो सर्विक्स एरिया पर दबाव बनाता है, जिससे कि आपका सर्विक्स जल्दी ही खुल जाता है। इसके अलावा ऐसी प्रेग्नेंट वुमेन जिन्हें बीपी की प्रॉब्लम होती है या फिर जो ओवरवेट की होती हैं, उन्हें अक्सर ऐसा होता है कि उन्हें थोड़ी देर में लेबर पेन आते हैं, फिर उसके बाद एकदम शांत हो जाते हैं। तो ऐसे केस में डॉक्टर उनके वेजाइना में दर्द बढ़ाने वाला एक टैबलेट डालते हैं। ये वो टैबलेट होता है जिससे डिलीवरी हार्मोन रिलीज होता है और उन्हें जल्दी लेबर पेन स्टार्ट होता है। आपके सर्विक्स एरिया का मुंह जब तक 10 सेंटीमीटर तक खुल ना जाए तक डॉक्टर फिंगर के थ्रू आपका वेजाइना टेस्ट तो करेंगे ही, लेकिन साथ ही वो अपने मशीन के थ्रू इस बात की भी जानकारी लेंगे कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु सुरक्षित है या नहीं। वो शिशु के दिल की धड़कन और उसके मूवमेंट को टाइम पर चेक करते रहेंगे, जो कि डिलीवरी के दौरान करना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब आपको लेबर पेन स्टार्ट होते हैं तो आप दर्द से छटपटाने लग जाती हैं, हाथ पैर इधर उधर मारने लग जाती हैं। तो उस समय आपके गर्भ में पल रहे शिशु तक ऑक्सीजन पहुंचने में दिक्कतें आने लगती है। कई बार तो आपके हाथ पैर मारने के कारण, एक झटके में उठ के बैठ जाने के कारण या फिर एक झटके में लेट जाने के कारण गर्भ में शिशु अपने गर्भनाल को बुरी तरह से लपेट लेता है। तो ऐसे केस में डॉक्टर को नॉर्मल डिलीवरी न करवाकर सिजेरियन डिलीवरी करवानी पड़ती है। तो इसी सब कारण से डॉक्टर बीच बीच में आपके बेबी का चेकअप भी करते रहते हैं। जब डॉक्टर की दवा या फिर इंजेक्शन देने के बाद आपके लेबर पेन धीरे धीरे तेज होने लगेंगे, तब आपके वेजाइना के एरिया से येलो कलर का गाढ़ा लिक्विड जैसा पानी निकलना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा आपको थोड़े बहुत ब्लीडिंग या फिर ब्लड के थक्के भी आ सकते हैं। तो जब ये सब सिम्टम्स दिखना शुरू हो जाए तो आप समझ जाइए कि आपके सर्विक्स एरिया का मुंह अब बहुत ही जल्दी खुल जाएगा और ये बहुत ही जल्दी खुल रहा है। जब आपके सर्विक्स एरिया का मुंह 10 सेंटीमीटर तक खुल जाएगा तो डॉक्टर आपको डिलीवरी रूम में ले जाने को कहेंगे। जब आपको डिलीवरी रूम में ले जाया जाएगा तो डॉक्टर या तो पहले से ही वहाँ पर कॉटन पैड और डिटॉल की बोतल रखे रहेंगे, जिससे कि डिलीवरी के बाद आपकी साफ सफाई की जा सके। लेकिन बहुत से हॉस्पिटल ऐसे भी होते हैं जहाँ डॉक्टर ये सारी चीज का लिस्ट बनाकर नर्स के थ्रू आपके किसी फैमिली मेंबर तक पहुँचवा देंगे और तब आपको वो सारी चीज डॉक्टर को लाकर देने होते हैं,
ताकि डिलीवरी के बाद आपकी साफ सफाई अच्छे से की जा सके और आपको किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन ना लगे। और जब आप डिलीवरी रूम में चले जाएंगे तो डॉक्टर आपको एक बेड पर लेटने के लिए कहेंगे। डिलीवरी रूम में जो बेड लगा होता है जिस पर आप लेटेंगी लंबाई और चौड़ाई में छोटा होता है। वो बेड लंबाई में इसलिए छोटा होता है क्योंकि कई बार लेडी पैर जो है सीधा करके लेट जाती है, जिससे कि बेबी बर्थ में दिक्कत आ जाती है। इसलिए वो बेड इतना छोटा होता है कि आप उस पर लंबे होकर नहीं लेट सकते। डॉक्टर या फिर नर्स आपको उस बेड पर घुटने को मोड़कर और पैर को दोनों तरफ फैलाकर लेटने को कहेंगे, जिससे कि बेबी बर्थ में दिक्कत ना आए और आपकी डिलीवरी आसान हो सके। इसके अलावा आपके बेड में सिर के दोनों साइड यानी हाथ के दोनों साइड लोहे के एक रड लगे होंगे, जिससे लेबर पेन स्टार्ट होने पर डॉक्टर आपको पकड़ के पुश करने को कहेंगे, क्योंकि उस रॉड को पकड़कर पुश करने से हिम्मत ज्यादा मिलती है। बहुत से हॉस्पिटल ऐसे भी होते हैं जहाँ पैर के पास बेड के दोनों साइड लोहे के रिंग लगे होते हैं, जिसमें आपको आपके पैर को फैलाकर डालना पड़ता है। ऐसा इसलिए करना पड़ता है कि लेबर पेन के दौरान आप अपना हाथ पैर न मार सके और आप अपने सही पोजीशन में रहें, जिससे कि डिलीवरी में कोई दिक्कत ना आए। इस पोजीशन में बेड पर लेटने के बाद डॉक्टर आपको बताएंगे कि आपको कब पुश करना है और कब पुश नहीं करना है। 2 से 3 बार पुश करने के क्रम में ही आपकी बेबी का सिर बाहर की तरफ दिखने लगेगा और तब डॉक्टर आपके प्राइवेट पार्ट में हल्का सा चीरा लगा देंगे, जिससे कि बेबी का डिलीवरी और भी जल्दी हो सके और आपको ज्यादा पेन न सहना पड़े। चीरा लगाने के बाद बेबी की डिलीवरी तुरंत हो जाती है। फिर डॉक्टर उसका गर्भनाल काट देते हैं और उसे तुरंत क्लीनिंग के लिए भेज देते हैं। नर्स बच्चे को क्लीनिंग के लिए ले जाती हैं, उसका साफ सफाई करती हैं, उसका वेट देखती हैं। बच्चे के नाक में पाइप लगाकर उस पाइप के थ्रू उसकी बॉडी में जितनी भी गंदगी होती है वो सारे निकाल दिए जाते हैं, ताकि बच्चे को कोई इन्फेक्शन ना हो। फिर उसके बाद डॉक्टर बच्चे का चेकअप करते हैं कि कहीं बच्चे को पहले से ही तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब कुछ सही होने के बाद डॉक्टर बच्चे को आपके पास भेज देते हैं, यानी आपके साथ जो रिलेटिव गए हैं उन्हें नर्स बच्चा लाकर दे देती है। उधर बेबी बर्थ हो जाने के बाद आपको तब तक थोड़ा दर्द और होता है जब तक कि आपका प्लासेंटा बाहर ना आ जाए। प्लासेंटा जब तक बाहर ना आ जाए तब तक डॉक्टर आपको पुश करने के लिए कहते हैं। प्लासेंटा के बाहर आते ही अंदर के जो भी गंदे ब्लीडिंग होते हैं, गंदगी होती है, उसे साफ सफाई किए जाते हैं। और डॉक्टर ने आपको प्राइवेट पार्ट में जो कट लगाए होते हैं उसे वो टाके के थ्रू कवर कर देती है। टाका लगाते वक्त आपको जरा सा भी दर्द नहीं होता है और ये टाका किसी किसी वुमेन को 4 पड़ता है और किसी किसी को 6 पड़ता है। इससे ज्यादा ये टाका नहीं पड़ता। डिलीवरी के इन सारे प्रोसेस के खत्म हो जाने के बाद आपको डिलीवरी रूम में आधा से 1 घंटा के लिए रखा जाता है। वहाँ डॉक्टर आपको आपकी कंडीशन को देखते हुए उन्हें जो भी दवा की जरूरत लगे, इंजेक्शन की जरूरत लगे या ग्लूकोज की जरूरत लगे वो लिक्विड फॉर्म में दिया जाता है। उसके बाद डॉक्टर आपको डिलीवरी के बाद कौन कौन सी दवाइयाँ लेनी है जिससे कि आपका टाका जल्दी ठीक हो सके, आपको कब्ज की शिकायत ना हो, गैस न बने, इसके लिए दवाइयाँ लिखती हैं। साथ ही वो आपको एक ऐसी टेबलेट भी लिखती हैं जिससे पॉटी करते समय आपको ज्यादा प्रेशर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है और आप आसानी से मोशन यानी पॉटी कर सकती हैं। ये दवा वो इसलिए लिखती हैं क्योंकि टाका लगाने के बाद अगर आपको पेट में गैस बनता है और पॉटी करने में दिक्कतें आती हैं, आपको ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है, तो ऐसे में टाका टूटने का खतरा रहता है। आपका टाका न टूटे, आपको कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए डॉक्टर आपको दवा लिखेंगे और दवाइयों का ये लिस्ट नर्स के द्वारा आपके फैमिली मेंबर को दिया जाता है। और आधा से 1 घंटा बाद डिलीवरी रूम से आपको या तो चेयर पे बिठा के या फिर स्ट्रेचर पे लेटा के नर्स आपको हॉस्पिटल में जहाँ आपने रूम लिया है वहाँ आपको शिफ्ट कर देंगे। उसके बाद 3 से 4 घंटे बाद आपको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। फ्रेंड्स, डिलीवरी के बाद इस बात का हमेशा ख्याल रखें, कहा जाता है कि बच्चे को सबसे पहले माँ का दूध ही पिलाना चाहिए। माँ का दूध ही बच्चे के लिए अमृत के समान होता है। लेकिन डिलीवरी के बाद जब तक आप अपने ब्रेस्ट को हल्के गुनगुने पानी से ना धो लें तब तक आप अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड बिल्कुल ना करवाएं। इससे बेबी के पेट में गंदगी जाने और इन्फेक्शन के चांस बन सकते हैं। इसलिए अगर आपको बेबी को हॉस्पिटल में ही ब्रेस्ट फीडिंग करवाने हैं तो आप पहले से ही गर्म पानी की व्यवस्था रखें। अपने ब्रेस्ट को अच्छी तरह से धोने के बाद ही अपने बेबी को स्तनपान करवाएं। फ्रेंड्स, इस तरह से पूरा होता है डिलीवरी रूम में आपके बेबी को डिलीवर करने का सफर। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नए प्रेगनेंसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।